10 कदम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे बीजेपी और समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। तीसरे चरण के नामांकन से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 159 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। तो चलिए अब आपको साथ में बताते चलते हैं, जिसमें अखिलेश यादव का भी नाम था। अब आपको बताते हैं कि मैदान में अब तक कितने उम्मीदवार और साथ ही साथ 159 सीट अब तक और 194 बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। इसके साथ ये भी आपको बताते चलते हैं, क्योंकि ये उन उम्मीदवारों की लिस्ट की बात की जा रही है जिनके नाम जारी हो चुके हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, बीजेपी की तरफ से 194। और गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है, वहीं करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। कहा यह भी जा रहा है कि करहल सीट, जिस सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, वो काफी सेफ सीट मानी जा रही है। वहीं ये भी देखना होगा कि जब दो सीटों का सियासी गणित देखते हैं तो वो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई चुनौतियां जो हैं वो भी योगी आदित्यनाथ के सामने नजर आ रही है। वही करहल विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये भी चुनौती जो है वो कम नजर नहीं आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या 10 मार्च को जब गणना होगी, मतगणना होगी, उसके बाद क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आए। तो गोरखपुर का गणित 1968 से हिंदूवादी संगठनों के पक्ष में रहा है। अब आपको ये समझाते हैं, 1977 में जनसंघ जनता पार्टी के साथ। अब इसके बाद ये भी बताते हैं, गोरखपुर सदर विधानसभा के आपको समीकरण बताते हैं। 1980 1985 में समीकरण बदल गए थे। इसके साथ ही 1989 से लेकर अब तक बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। गोरखपुर सदर विधानसभा में 2002 में हिंदू महासभा के टिकट पर डॉक्टर राधा मोहन दास जीते थे, उनकी जीत वहां सुनिश्चित हुई थी। 2002 में योगी आदित्यनाथ के साथ समर्थन से जीत मिली थी राधा मोहन दास को। इसके बाद अगर बात करें, क्योंकि ये समीकरण समझना बहुत जरूरी है, योगी आदित्यनाथ यहीं से 5 बार सांसद रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे हैं। 2014 से लोकसभा चुनाव में सदर विधानसभा से 13,03,000, आपको बता दें ये वो संख्या है, ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ 1977 में जनसंघ जनता पार्टी के साथ रहा है, क्योंकि ये गोरखपुर सदर की अगर बात करें तो वो हम आपको समीकरण बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गया है। संकेत, क्योंकि जातीय समीकरण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें। देखिए, अगर हम सबसे पहले गोरखपुर सदर सीट की बात करें तो उस गोरखपुर सदर सीट पे पिछले 33 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और इस पे जो 33 साल पहले सुनील शास्त्री कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे, उनको शिवप्रताप शुक्ला ने चुनाव हराया था भारतीय जनता पार्टी से। तो एक बात साफ है कि यह भारतीय जनता पार्टी का ये सीट गढ़ माना जाता है। हालांकि जनसंघ से लगा के भारतीय जनता पार्टी तक ये सीट कब्जे में रही और 33 साल तक लगातार ये सीट कब्जे में रही। और सबसे जो अहम बात है, यहाँ पर 95,000 से ज़्यादा कायस्थ मतदाता है और 50,000 से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता है, 25,000 से ज़्यादा क्षत्रिय मतदाता है। तो एक बात साफ है कि जो सवर्ण वोट बैंक है, जो भाजपा का मूल वोट बैंक माना जाता है, वो कहीं ना कहीं निर्णायक है और भारतीय जनता पार्टी की जीत की एक वजह भी है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो यह है कि निषाद पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, गठबंधन में है और निषादों का वोट भी 25,000 से ज़्यादा है। तो एक बात साफ है कि निषाद पार्टी का समर्थन, और अगर निषाद पार्टी के कहने पे वोट पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ आपके पास वापस लौटूंगी, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि जाति के भरोसे कौन है आखिर और कैसे जाति समीकरण को बैठाया जा सकता है। तो जातिगत समीकरण की बात करें तो गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4,50,000 वोटर है, जिनमें सबसे अधिक जो है वो कायस्थ वोटर की संख्या है। यहां कायस्थ 95,000, ब्राह्मण की बात करें तो 55,000, मुस्लिम 50,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निषाद की बात करते हैं तो 25,000, यादव की बात करते हैं 25,000 इनकी संख्या है, दलित की बात कर लेते हैं तो 20,000 है। और इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी कुल मिलाकर करीब 30,000 वोटर है। लेकिन सभी जातियों के वोटर चुनाव में जाति को देखकर नहीं, बल्कि गोरखनाथ मंदिर यानी कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर
वोट देते हैं। और यही बात अखिलेश यादव की सीट से बिल्कुल अलग है। और हमारे सहयोगी राम हमारे साथ बने हुए हैं। राम, क्योंकि आपसे भी ये समझना चाहेंगे, गोरखपुर की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से 5 साल सांसद रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती नजर आती है योगी आदित्यनाथ के सामने? गोरखपुर सदर विधानसभा सीट जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां पे अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कोई भी विपक्षी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनौती मजबूत नहीं दे पाया। 1989 से यह सीट पे भगवा परचम लहराया है, लेकिन इस सीट पे मंदिर का प्रभाव कितना है इसका साफ उदाहरण 2002 के चुनाव में समझ में आता है, जब शिव प्रताप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं और उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी से कुछ मनमुटाव होता है, तो वो हिंदू महासभा की टिकट पर मौजूदा विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनाव लड़वा देते हैं। और तब स्थिति ये होती है कि भाजपा के जो विधायक रहते हैं शिव प्रताप शुक्ला, वो सिर्फ 14,000 वोट पाते हैं और तीसरे स्थान पे चले जाते हैं और योगी आदित्यनाथ के प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं। बाद में वो भी भाजपा में शामिल हो जाते हैं और तब से ये सीट लगातार भाजपा के खाते में है। अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें तो 2017 के चुनाव में जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे वो राहुल राणा सिंह थे, कांग्रेस से उनको 66,000 के करीब वोट मिला था, जबकि जो भाजपा के प्रत्याशी राधा मोहन दास अग्रवाल थे उनको 1,22,000 वोट मिला। यानी कि यहाँ पे जो प्रभाव है वो सीधा प्रभाव गोरखनाथ मंदिर का है और जातीय समीकरण जो है यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर के आने से टूट जाता है। इसी कारण जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो भले ही विधानसभा चुनाव में कुछ वोट इधर उधर चले जाएं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हर बार वो वोट एक साथ भाजपा के पक्ष में आते हैं। अगर हम 2018 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें जो भाजपा को हार मिली थी उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जो शहरी मतदाता था वो वोट करने ही नहीं निकला था, वो अपने घरों में पैक हो गया था। 3 दिन की उसे छुट्टी मिल गई। बिल्कुल राम गोपाल, और ये देखना होगा कि जो दबदबा बीजेपी का बना हुआ है गोरखपुर में, क्या वही भी आगे सिलसिला चलता रहेगा या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? आप हमारे साथ बने रहिएगा राम गोपाल। तो सीएम योगी जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां पर जाति देखकर वोट नहीं पड़ते, लेकिन सवाल यह है कि क्या करहल में भी ऐसा ही समीकरण है? क्या अखिलेश यादव की सीट पर समीकरण जातिगत है? यह भी समझना बहुत जरूरी है। और हमारे सहयोगी विनय शाक्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, क्योंकि अगर करहल विधानसभा सीट की बात करें तो अखिलेश यादव के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है? दिनेश हमारे सहयोगी, माफ कीजिएगा, दिनेश हमारे साथ है। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा से जी दिनेश बताइए। जैसे ही अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यह सीट पूरे देश भर में चर्चा के केंद्र में आ गई है। इस सीट का सृजन 1957 में हुआ था और इस सीट से कई रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। 1980 में कांग्रेस के उम्मीदवार ने यह सीट जीती है और साल 2002 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सोबरन सिंह इस सीट से जीते हैं। उसके बाद से खुद सोबरन सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और इस समय भी सोबरन सिंह ही इस सीट से विधायक समाजवादी पार्टी से हैं, जिनके जगह पर अब अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरने के लिए जा रहे हैं। इस सीट पर करीब 1,50,000 के आसपास यादव मतदाता है। दूसरे नंबर पर शाक्य मतदाता आता है जिसकी संख्या करीब 35,000 के आसपास है और फिर तीसरे नंबर पर ठाकुर मतदाता यहाँ पर आता है जो करीब 25,000 के आसपास है। हालांकि 33,000 के आसपास जाटव मतदाता भी यहाँ पर है। अब जिस तरीके की बातें इस विधानसभा सीट को लेकर के कही जाती है कि जातीय स्थिति है, तो चूंकि ये जो सीट है ये समाजवादी पार्टी के लिए अजय और जीवन दायिनी सीट मानी जाती है। इस सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी जीत नहीं पाई है और भारतीय जनता पार्टी को ना तो इससे पहले कोई कामयाबी मिल पाई है और ना ही आगे की स्थिति बन रही है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बिल्कुल दिनेश, क्योंकि ये आपसे समझना चाह रहे हैं, अगर करहल विधानसभा सीट की बात करें तो वहां का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है, ये समझना बहुत जरूरी है। दिनेश
पुराना जो इतिहास है इस मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट का, वो समाजवादियों के पक्ष में लगातार बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार इस सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी से रमा शाख को उतारा गया था, जिनको 60,000 और 67,000 के आसपास वोट मिले थे। हालांकि उनकी 40,000 के आसपास से हार हुई थी और इससे पहले के जो चुनाव हुए थे उनके भी ऐसी ही स्थिति हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, और यही समीकरण समझना बहुत जरूरी है। संकेत के पास चलते हैं। संकेत, अगर बात करें तो अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है, वहीं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर विधानसभा से हैं। दोनों की अगर बात करें, दोनों सीटों की बात करें तो कितना अलग ये माना जा रहा है? देखिए, जिस तरह से गोरखपुर सदर जो है वो पारंपरिक सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि वहां पर अगर बिरादरी वाइज बात करें तो क्षत्रिय मतदाता वहां पर 25,000 की संख्या में है, 25,000 की संख्या में। लेकिन गोरखनाथ मठ जो है उससे प्रतिनिधित्व करते हैं योगी आदित्यनाथ, वहाँ के उस मठ से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस मठ का असर सिर्फ उस सीट पर नहीं बल्कि पूरे गोरखपुर की शहर की और दूसरी भी गोरखपुर तमाम जो ग्रामीण सीटें हैं वहाँ पर भी उसका असर रहता है। तो ऐसे में वो सेफ सीट है योगी आदित्यनाथ की, जाति लिहाज से भी और जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उस हिसाब से भी वो सेफ सीट है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें करहल की, तो जिस तरह से अखिलेश यादव की चर्चा चल रही थी कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐन मौके पर अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने इस बात को भली भांति समझा कि वो सीट उनकी पारंपरिक सीट है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में सीधे समाजवादी पार्टी की इससे लड़ाई है, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां पर कमजोर है। जातीय समीकरण भी वहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और जो पिछला रिकॉर्ड उस सीट का रहा वो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए वो सेफ सीट चुनी गई करहल की और वहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। बिल्कुल संकेत, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे सहयोगी रामगोपाल भी गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर सदर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने नजर आ रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि गोरक्षपीठ या मठ के आधार पर क्या उनको वोट पड़ेंगे, या जो सिलसिला चलते आ रहा है 5 साल से वो सांसद रहे हैं, अब योगी आदित्यनाथ सीएम भी बन चुके, क्या उस आधार पर वोट पड़ेंगे? कितनी बड़ी चुनौती? गोरखपुर का जो मतदाता निकलेगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे वोट देगा, क्योंकि पिछले जब से चुनाव घोषित हुआ है तब से मैं लगातार जनता के बीच में हूं और लोगों का साफ कहना है कि मठ का प्रभाव तो रहा है लेकिन इस बार वो विकास के नाम पे वोट देंगे। और पिछले 5 सालों में गोरखपुर की जो है वो तस्वीर बदल गई। इसको मैंने तो खुद देखा है कि जो गोरखपुर 5 साल पहले था वो गोरखपुर बदल चुका है। सड़कें चौड़ी हो गई है, यहाँ पे चिड़ियाघर खुल गया है, वाटर स्पोर्ट्स के केंद्र खुल गए हैं और तमाम तरीके की नई सुविधाएं लोगों को मिल गई हैं। तो लोग जो है विकास के नाम पे भी वोट देंगे और विकास का जैसे ही नाम लो वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो तुरंत नाम लेते हैं। मठ का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है और सारी चीजों के दबदबा होने के बाद इस बार विकास का भी सबसे बड़ा प्रभाव रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस बार जो है मुख्यमंत्री के लड़ने से गोरखपुर में जो जातीय बंधन है वो जातीय रामगोपाल, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये 2022 का विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प रहने वाला है। क्या जाति के भरोसे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर ये समीकरण कुछ और बदलते हुए नजर आएंगे? आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की पहचान आपको बताते हैं कि एक हिंदूवादी नेता के रूप में है। गोरक्षपीठ की वजह से पहले ही पूर्वांचल में इनकी धमक देखी गई थी, क्योंकि 5 बार वो सांसद भी रह चुके हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन हुआ। बताया जा रहा है कि आज बीजेपी बाकी बची हुई सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम का संवाद पार्टी के लिए काफी अहम होगा। दिल्ली में आज शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस की बैठक होगी। पार्टी चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन करेगी। प्रदेश में तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। आज से 59 सीटों के लिए नामांकन शुरू होगा।
यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट। करहल से अखिलेश, जसवंत नगर से शिवपाल को टिकट, रामपुर सदर से आजम खां और स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर एसपी की लिस्ट पर साधा निशाना, लिखा समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है, लिस्ट नहीं अपराधी वही। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने बोला है समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा दागियों और दंगइयों को दिया टिकट, ये वही सपा है जिसने जनता खफा है। खुशी दुबे की मां से मिले समाजवादी पार्टी के नेता, गोविंद नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने का दिया प्रस्ताव, खुशी दुबे की मां ने भरी हामी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने किया 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, हरीश रावत रामनगर और सूर्यकांत धस्माना देहरादून कैंट से लड़ेंगे चुनाव। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन से टिकट। न्यूज 18 से बोले हरक सिंह रावत, बीजेपी को नहीं आता सरकार चलाना, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाना मेरा लक्ष्य।